हाँ जी दोस्तों, आइए स्टार्ट किया जाए। ब्रेक के बाद मिल गए हम। मैंने आपसे कहा था ब्रेक के बाद मिलेंगे, और देखो हम ब्रेक के बाद मिल चुके हैं। छोटे जो दो कॉन्सेप्ट रह गए उसको करते हैं जल्दी से, और जल्दी से चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है जी, आइए। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा था, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या पढ़ा रहा था मैं ये कह रहा था कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने के बाद उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज होता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है उसको परफॉर्म करने में, परफॉर्म ना होकर भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। तो हम वही पढ़ रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना मींस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं तो किस वजह से खत्म हो रहा है, किस रीजन की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, खत्म हो सकता है। हो सकता है दोनों पार्टी ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, हो सकता है अटेम्प्ट करने की कोशिश करा फिर बाद में रिफ्यूज कर दिया। तो हमने बहुत कुछ पढ़ा। हो सकता है वो चीज इम्पॉसिबल होगी करना। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था भाई, अगर कोई पार्टी ब्रीच कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, तोड़ दे कॉन्ट्रैक्ट को, तब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। अगर कोई पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, तब खत्म हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद टाइम का बीत जाने की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है ना। और उसके बाद क्या बोला था हमने? उसके बाद कह रहा है या तो आपने परफॉर्मेंस करा हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस, या अटेम्प्टेड, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हमें दो तीन बात यहां पर पढ़नी है। पहला, यहां पर दो पॉइंट और पढ़ने हैं। पहला पॉइंट पढ़ना है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ द्वारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। लॉ कहता है इस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना चाहिए, डिस्चार्ज हो जाएगा लॉ द्वारा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे डिस्कस करता हूं, देखिएगा एक बार। बहुत ब्रेक ले लिया आपने, ज्यादा ले लिया ब्रेक। आ जाओ, अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे हैं, मैं आपको एग्जांपल देते रहूंगा। अगर आप मेरे एग्जांपल में ओरल एग्जांपल दे रहा हूं, नोट करना चाहे तो आप हिंदी में नोट कर सकते हैं। हाँ, जय श्री राम। सॉरी। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। देखिए, मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। मान लो आपने किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया लैंड का। आपको एक लैंड पसंद आई, और वो पर्सन जिसको ये लैंड पसंद आई, तो मतलब जिस पर्सन को ये लैंड पसंद आई वो बड़ा बुजुर्ग था। उन्होंने कहा ठीक है मैं लैंड खरीदना चाहूंगा। उसको अपने आराम से जिंदगी नहीं जीनी, वो लैंड खरीदना चाहता है, इतनी उम्र में भी वो लैंड खरीदना चाहता है। तो किसी के पास गया लैंड खरीदने, कहा कि मुझे आपकी लैंड पसंद आ गई, आप मुझे लैंड दे दीजिए। ठीक है, उसने कहा मिल जाएंगे भाई, इतने का बेचूंगा। उसने दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्या मुझे इतने पैसे दोगे और मैं आपको इतने की लैंड बेच दूंगा। लैंड बेचने से पहले वो टपक, खरीदने से पहले वो टपक चुका भाई, मर गया बेचारा। कोई बीमारी की वजह से मर गया, या कोई ऐसी चीज हो गया जिसकी वजह से वो मर गया। तो किसी भी कारणवश जब दो कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी है उसमें से एक पार्टी की डेथ हो जाती है, क्या अब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाएगी जिसकी डेथ होगी? नहीं कर पाएगी सर, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट यहाँ खत्म हो गया। इनबिल्ट फीचर है यहाँ पर भाई। दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो पार्टी ने आपस में क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट किया। अब दो पार्टी जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी में से कोई एक पार्टी या दोनों पार्टी मर जाए, तो ऐसे केस के अंदर सर कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो लॉ कहता है भाई अब जब पर्सन मर गया, अब किससे कॉन्ट्रैक्ट करवाओगे? कौन करेगा उस परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को? डेथ के केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, डेथ इन कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग अ पर्सनल स्किल और एबिलिटी। जहां पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर पर्सनल स्किल्स या एबिलिटी लगती है, दैट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर केस द राइट एंड एबिलिटी ऑफ द डिजीज पर्सन विल बी पास ऑन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसका एग्जांपल सुनो। मान लो आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया घर बनाने का। आपने किसी के ठेकेदार या एक जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मुझे अपना घर बनाना है। मैंने कहा जी मैं बना दूंगा। अब उसका बेटा और दो बाप दोनों कॉन्ट्रैक्टर है, दोनों इस बिजनेस के अंदर है, ठेकेदार और ठेकेदार का बेटा। आपने ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। अब घर आपका आधा बना था, ठेकेदार बेचारा चल बसा। अब ठेकेदार चल बसा तो अब क्या होगा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा? नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होगा। डेथ होने पर अब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वो कॉन्ट्रैक्टर था उसका बेटे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी। तो लॉ कहता है अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसमें पर्सनल स्किल नहीं लग रही, भाई बेटा भी ठेकेदार है और बाप भी ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बाप से, बाप बेचारा टपक गया,
तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका बेटा उठाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा इन केस ऑफ डेथ। तो डेथ के कौन से केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा और कौन से केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा? ऐसा पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो वही पर्सन परफॉर्म कर पाए और अगर उसकी डेथ हो जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी पार्टी द्वारा किया जा रहा है और वो पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया वो पार्टी ही उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाए, उसी की पर्सनल स्किल से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता, तो उस केस के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा, उस केस की डेथ की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पर अगर कोई पार्टी है उसने कॉन्ट्रैक्ट करा पर उसकी पर्सनल स्किल से वो परफॉर्म नहीं होगा, किसी और की पर्सनल स्किल से या उसकी एबिलिटी से परफॉर्म हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है, उसके डेथ होने पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करेगा, उसके लीगल हेयर जो डिजीज पर्सन जो मर गया है पर्सन उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उस काम को पूरा करेगा। बात समझ में आ गई? तो कौन से केस के अंदर डेथ के कौन से केस होगा जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देंगे और कौन से केस में डिस्चार्ज नहीं होगा? ऐसा पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था और वही पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाएगा और कोई नहीं कर सकता। ऐसे केस के अंदर दोस्तों क्या होगा? डिस्चार्ज मान दिया जाएगा। ऐसे केस के अंदर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि उसकी पर्सनल स्किल है, वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी डेथ हो गई पर वो कॉन्ट्रैक्ट कोई और भी कर सकता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, फिर उस केस के अंदर डिस्चार्ज नहीं होगा। बताइए ऐसा समझ में आया नहीं आई? कहानी क्लियर हो गया? ठीक है। आप किसी पर्सन के पास गए, आपने कहा कि मुझे ना पियानो सीखना है, उसने कहा मैं सिखा दूंगा, बहुत ही बुजुर्ग था वो, उसने कहा मैं सिखा दूंगा। आपने कहा सर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप मुझे सिखा देना, मैं आपको इतनी गुरु दक्षिणा के तौर पे फीस जमा करूंगा। उसने कहा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके बीच में कि वो आपको पियानो सिखाएगा और आप उसके बदले में आप उसको पैसे दोगे। बहुत बुजुर्ग थे बेचारे, वो चल बसे। अब बताओ क्या पियानो उनकी जगह पर कोई और सिखा पाएगा? नहीं सिखा पाएगा भाई। पियानो तो उन्हीं को आता है ना, उनके घर वाले तो उनके उनके बेटे तो नहीं सिखा पाएंगे। अब उन्हीं की पर्सनल स्किल थी, वही काम वो कर सकते थे, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का वही कर सकते हैं। अगर वही चल बसे थे, उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता सर। इस केस के अंदर डिजीज हो जाएगा, इस केस के अंदर पर्सन मरने के बाद कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं आपको कि कब किस केस के अंदर डिस्चार्ज होगा और कब किस केस के अंदर? डेथ के दो केस है। डेथ में एक केस में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और एक केस में कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। जहां पर मैंने आपको पियानो वाला एग्जांपल दिया जिसमें जो पर्सन आपको पियानो सिखा रहा अगर वही मर गया बेचारा, तो ऐसे केस के अंदर और कोई उसके माता पिता कह रहा हूं, उसके बेटे उसके बच्चे वो पियानो नहीं आता उनको, वो कैसे सिखाएंगे? तो इस केस के अंदर यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और जबकि अगर मान लेते हैं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें जो पर्सन ने परफॉर्मेंस की बात करी वही चल बचा, पर दूसरा पर्सन उसका रिप्रेजेंटेटिव उसको कर सकता है, तो फिर डिस्चार्ज किस बात का? भाई कर देगा, पूरा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगी कहानी वापस। फिर परफॉर्मेंस से खत्म होगा कॉन्ट्रैक्ट, डेथ की वजह से खत्म नहीं होगा। राइट, चलिए यहां पर आ गया अगला पॉइंट आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या कहता है भाई? इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ? जब आप इतने एबल नहीं हो कि अपनी लायबिलिटी पे कर पाओ। तो अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है तो देखो, एक तो वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है ही नहीं, एलिजिबल है नहीं, कॉम्पिटेंट पार्टी है ही नहीं। वो पढ़ाया था ना, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इंसॉल्वेंट उसमें था, है ना। बट जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो सॉल्वेंट था, और जब बाद में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने से पहले वो इंसॉल्वेंट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट जब मैं उस पार्टी के साथ कर रहा था तब वो सॉल्वेंट था, बीच में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होते होते वो इंसॉल्वेंट हो गया बेचारा। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा बाय दी इंसॉल्वेंट, ठीक है सर, समझ में आ गया? यहां पर छोटा सा 2 पॉइंट था। इसके बाद अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन। अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन, इसका क्या मतलब? देखिए, मटेरियल अल्टरेशन का अगर मतलब समझेंगे, बड़ा सिंपल सा मतलब है, बड़ा ही सिंपल सा मतलब है। मान लीजिए आप और आपका एक पार्टनर, दोनों ने मिलकर एक बिजनेस चलाना है, पार्टनरशिप फर्म आपने खोली। अब ऐसे केस के अंदर आपने क्या करा? आपने डिसाइड करा, आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट डिसाइड हुआ कि हम दोनों पार्टी का जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। आप भी एग्री थे, आपका पार्टनर भी एग्री था। अब आपने क्या करा? उसमें दिखा दिया, उसमें कुछ चेंजेस कर दिया एग्रीमेंट में और उसके साइन करवा लिए, कैसे ना कैसे करके उसके साइन करवा लिए और उसमें चेंजेस कर दिए कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो मुझे मिलेगा ही, साथ में मुझे 1 करोड़ रुपए सैलरी भी देगी कंपनी। ऐसे कर दिया आपने।
अब 1 लाख रुपए, चलो 1 करोड़ छोड़ो, 1 लाख रुपए सैलरी देंगे विदाउट उसकी कंसर्न लेकर, उससे पूछा नहीं, आपने यहां पर लिख दिया एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज और डाल दिया कि मुझे सैलरी मिलेगी, इससे नहीं मिलेगी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों बटेगा। ऐसे केस के अंदर क्या होगा, ऐसे केस के अंदर आपने उसके साथ क्या करा, फ्रॉड मत बोलना यार। अब ऐसे केस के अंदर वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा और कहेगा आपने अनऑथराइज तरीके से चेंज करा है। क्या, मटेरियल ट्रांजैक्शन, मटेरियल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अल्टरेशन मतलब चेंज, अनऑथराइज मतलब बिना पूछे। तो बिना पूछे आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज में चेंजेस लिया है, मेरे से बिना पूछे, पार्टी से बिना पूछे, ऐसे केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा। मैं नहीं करता भाई ये कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया कहानी वाली। अनऑथराइज, बिना पूछे, मटेरियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट, और अल्टरेशन मतलब होता है चेंज। तो अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट के अंदर कुछ चेंजेस करे बिना दूसरी पार्टी के पूछे, क्या चेंज करा, मनी जो तो पे करना उसका अमाउंट चेंज कर दिया, वहां लिखा था 20, वहां लिखा था 2000, एक कॉमा डालकर एक और जीरो बढ़ा दी, है ना, अमाउंट 2000 की जगह 20000 हो गया, 20000 की जगह 2 लाख हो गया, डेट ऑफ पेमेंट चेंज कर दी, प्लेस ऑफ पेमेंट चेंज कर दी, ये सब मटेरियल अल्टरेशन है। अगर आप किसी एग्रीमेंट के अंदर अमाउंट चेंज कर रहे हो, डेट ऑफ पेमेंट, प्लेस ऑफ पेमेंट, डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहे हो, तो ये मटेरियल है उस चीज के लिए, इंपॉर्टेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, आपने वो चेंज करा बिना दूसरी पार्टी से पूछे हुए, तो ऐसे केस के अंदर दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगी और बोलेगी अनऑथराइज मटेरियल अल्टरेशन की वजह से खत्म कर रहा हूं। समझ में आया, क्लियर है। ठीक है जी, चलिए अगला पॉइंट आता है मर्जर का। मर्जर का मतलब क्या हुआ, मर्जर का मतलब आपने क्या करा, आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसी कंपनी के साथ, आप किसी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप कंपनी से कहते हो कि मैं जी 8 घंटे टोटल बिजनेस में काम होता है, मैं 4 घंटे करूंगा, आप मुझे आधे पैसे दे देना। आप कंपनी का ठीक है जी, आप 4 घंटे करना, जितने घंटे आप करोगे उतने घंटे के पैसे आपको मिल जाएंगे, मतलब हाफ पेमेंट आपको मिल जाएगी। अगर मान लो सैलरी पूरे काम की, पूरे जॉब की 50,000 है, तो आप 25,000 भी लेना 4 घंटे के काम के। आपने कहा ठीक है। फिर बाद में आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि नहीं यार मैं फुल टाइम ही कर लेता हूं, तो आपने क्या करा, पहले आप पार्ट टाइम काम करते थे, अब आपने चेंज करके उसको फुल टाइम कर लिया। तो ऐसे केस के अंदर आपने मर्ज कर दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट पार्ट टाइम से फुल टाइम में। और जब आप पार्ट टाइम से फुल टाइम में मर्ज करते हो तो पार्ट टाइम वाला कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ना। यस, तो मर्जर जब होता है, जब दो कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज कर दिया जाता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट को नए से मर्ज कर दिया जाता है, तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं, इसको कहते हैं मर्जर। मर्जर में क्या, एक और एग्जांपल दे सकते हैं, दो कंपनी आपस में मर्ज हो रही है, जैसे कि मान लेते हैं हीरो होंडा, पहले मर्ज थी, हीरो होंडा की बाइक आती थी पहले, अब हीरो की बाइक लगाती है, होंडा की अलग आती है। तो मान लो दोबारा मर्ज हो रही है, तो दोबारा जब मर्ज हो रही है तो इनके जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड हो जाएंगे और मर्ज करके नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। तो मर्जर के केस के अंदर जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। एक पार्ट टाइम लेक्चर फुल टाइम लेक्चरर की जॉब करने लगा, एक पार्ट टाइम लेक्चरर है, प्रोफेसर है, पार्ट टाइम काम करता था, वो फुल टाइम में काम कर रहा है, तो पार्ट टाइम के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फुल टाइम के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट नया बनाएगा। तो यहां पर पार्ट टाइम वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज होगा, फुल टाइम वाला तो चल ही रहा है, राइट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो दैट अगर हो जाती है किसी पार्टी की, इंसॉल्वेंट हो जाता है पार्टी, अनऑथराइज मटेरियल अल्टरेशन आपने करा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन के अंदर आपने चेंजेस लाए बिना किसी पूछे, इसके बाद आपका मर्जर का केस हो जाता है, और मर्जर के केस के बाद आपका ये 4 पॉइंट आते हैं यहां पर, उस केस के अंदर आपका क्या हो जाएगा सर, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बाय द लॉ, बाय द लॉ। समझ में आया 5 पॉइंट, डेथ, इंसॉल्वेंट, अनऑथराइज मटेरियल ट्रांजैक्शन और मर्जर, ये 4 पॉइंट्स पे आपके क्या हो जाएंगे सर, ये 4 पॉइंट से डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब इधर देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब जो हमारा पॉइंट है वो है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, ये देना। अब जो हमारा पॉइंट है वो क्या है सर, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। देखिए यहां पर आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहा, नोवेशन, अल्टरेशन, रेसेशन। ये आपसे एमसीक्यू में पूछेगा, ये आपसे एमसीक्यू में पूछेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। पढ़ाऊं, नोवेशन का मतलब पढ़ो, सेक्शन 62 में लिखा है नोवेशन का मतलब,
Substitution of a new contract in place of existing contract is known as a novation of contract. It discharges the original contract and the new contract may be the same party or between the different party. Novation can take place only with the consent of all the parties. Novation will take place the consent of all the parties. आपने सभी बच्चों ने 12th क्लास के अंदर पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ी थी, याद है आपको? आपने सभी बच्चों ने 12th क्लास के अंदर क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ी थी। याद आ रहा है कुछ? पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ये क्या खुल गया? अच्छा ये पुराना वाला है। वेलकम टू दीपक क्लासेस। फीस डिटेल चाहिए आपको? कह रहा सर हम तो क्लास ले चुके हैं। सुनो तो आप, जब आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, पार्टनरशिप से यार सभी बच्चों ने पढ़ी होगी, कि कोई ऐसा है नहीं पढ़ी होगी? सबने पढ़ी होगी। ये तो सभी बच्चे जो 12वीं पास करके आया अकाउंट्स ने पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी होगा पढ़ लेगा आगे जाकर। देखिए क्या होता है, मान लो ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है ना? इनके बीच में क्या बना है? एक एग्रीमेंट बना। ए और बी दो पार्टनर है, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा बिजनेस का वो 1:1 होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के अंदर ली जाएगी 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के अंदर देखा जाएगा 9%। आता था ना आपको? ये पता है ना आपको? एग्रीमेंट बनाते थे जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते थे। पार्टनरशिप डीड, जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते थे। इसके बाद आपके कहते हैं सैलरी नहीं मिलेगी, नील, क्योंकि आप पार्टनर और सैलरी नहीं देंगे। इस तरीके से इनकी एक एग्रीमेंट बना इन दो पार्टनर के बीच का। इन दो पार्टनर के बीच का एग्रीमेंट बना। आर्यन कह रहा है सर इंटरेस्ट ऑन लोन होता था 6%। बिल्कुल सही, इंटरेस्ट ऑन लोन होता था 6%। वो कहता था पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन हम कहेंगे 10% है, जो करना है वो कर ले, हमारी मर्जी, हमारी पार्टनरशिप, हम जैसा चाहेंगे वैसा रख सकते हैं, ठीक है? वो 6% का रूल पता किसमें था? वो 6% का रूल था एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर आपने ये नहीं बताना कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना परसेंट होगा, अगर आपने नहीं डिसाइड करा, पार्टनर ने अपने आप से डिसाइड नहीं करा ना, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट कहता है 6% मानो। कमजोर है, मैं कमजोर है, मुझे पता चल गया पार्टनरशिप कमजोर है, ठीक है? कमजोरी नहीं, बिल्कुल। क्लास लेना मेरे से पार्टनरशिप की, कम फीस में दूंगा तुझे मैं। चलो आ जाओ। ए और बी दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट बनाया। ए और बी दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट बनाया और इन्होंने ऐसे से कहा कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये ऐसे होगा। अब यहां पर इनके बीच में सी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हुआ। पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर एडमिट होता है। अब मुझे बताओ, अब ये जो पुराना एग्रीमेंट है ये कैंसिल करना होगा। अच्छा, नया पार्टनर जब एंटर होता है ना, तो दोनों पार्टी के बीच में क्या होनी चाहिए? कंसेंट। दोनों पार्टी एग्री होते हैं कि हाँ नया पार्टनर को लेकर आते हैं, दोनों पार्टी एग्री होती है। जो ओल्ड पार्टनर है ना वो एग्री है कि हाँ यार नया पार्टनर लेकर आते हैं। अब जब नया पार्टनर आएगा तो अब पार्टी कितनी, अब उस बिजनेस के अंदर कितने पार्टनर हो गए सर? 3 पार्टनर हो गए। उस बिजनेस के अंदर कितने पार्टनर हो गए? 3 पार्टनर। अब जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा तो तीनों का मिलकर बनेगा, है ना? अब मान लो इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा, अब इनका एक नया एग्रीमेंट बनेगा। अच्छा बताओ, क्या इस एग्रीमेंट का क्या होगा? जो ए और बी के बीच का एग्रीमेंट था उनका क्या होगा? खत्म हो जाएगा, है ना? राइट। ए और बी का जो एग्रीमेंट था वो दोस्तों क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब नया एग्रीमेंट बनेगा ना जब नया पार्टनर आया, तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी होगी? 1:1 की रेशियो बांटा जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देख पढ़ा था ना आपने सब। बस लॉ को इसी बात पे क्या कहते हैं, जब भी कभी एक तीसरी पार्टी एंटर होती है, ठीक है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो ये था ना जब पार्टनरशिप खोली थी इन दोनों ने, जब बिजनेस खोला था तब तो ओरिजिनल वाला एग्रीमेंट यही था।
पर बीच में जब नया पार्टनर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट आया, इस पार्टनर में एडमिट हुआ, तो हमने पुराना पार्टनर एग्रीमेंट क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करके, खत्म करके क्या करा, न्यू एग्रीमेंट बनाया। और जब हम पुराने एग्रीमेंट कैंसिल करके न्यू एग्रीमेंट बनाते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं नोवेशन। क्या कहते हैं उसको, नोवेशन। याद रहेगी बात। अब नोवेशन क्या होता है, जब हम पुराना एग्रीमेंट खत्म करके नया एग्रीमेंट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नोवेशन। ये हो सकता है कि पुराना एग्रीमेंट खत्म करके नया बनाओ, ये हो सकता है कि सिमिलर पार्टी पे हो, ये हो सकता है ये डिफरेंट पार्टी के साथ हो। ए ने कहा मैं तेरे साथ काम नहीं कर रहा, मैं अलग पार्टनर ढूंढता हूं। बी भी कह रहा है मैं भी नहीं करता तेरे साथ काम, मैं अलग पार्टनर ढूंढता हूं। तो ए और बी का जो एग्रीमेंट था वो कैंसिल हो गया और दोनों ने डिफरेंट पार्टनर ढूंढ के नया एग्रीमेंट बना लिया। हो सकता है कि सेम पार्टी के साथ एग्रीमेंट बन जाए नया, पुराना खत्म करके। हो सकता है कि डिफरेंट पार्टी के साथ एग्रीमेंट बन जाए पुराना एग्रीमेंट खत्म करके। जब कोई एग्रीमेंट, पुराना एग्रीमेंट खत्म करके, जो ओरिजिनल होता है, पुराना वाला ओरिजिनल मानते हैं, पुराना एग्रीमेंट खत्म करके जब नया एग्रीमेंट बनाते हैं, चाहे वो सिमिलर पार्टी से बना रहे हो, चाहे वो डिफरेंट पार्टी से बना रहे हो, उसको कहा जाता है नोवेशन। पुराना एग्रीमेंट जो खत्म हुआ ना, कैंसिल हुआ, कहेंगे नोवेशन की वजह से हुआ। किसकी वजह से कैंसिल हुआ है, नोवेशन की वजह से। पुराना एग्रीमेंट जो कैंसिल हुआ है किसकी वजह से हुआ है दोस्तों, नोवेशन की वजह से, ऐसा कहेंगे। क्लियर है जी, बात समझ में आ गई आपकी। बट यहां पर कंफ्यूजन क्या होती है, मान लो अगर ए और बी ने एग्रीमेंट बनाया था, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट था कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बटेगा 50-50, 1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बटेगा 50-50 दोस्तों। इन्होंने कहा भाई 50-50 का हिस्सेदारी रहेगी दोनों पार्टनर्स की। पहले इन्होंने जब बिजनेस खोला तो इन्होंने ऐसा सोचा कि 50-50% की हिस्सेदारी रहेगी। बाद में ऐसा हुआ कि ए जो है वो बिजनेस के अंदर मेहनत करता है, काम करता है, जबकि बी बिजनेस के अंदर आता ही नहीं। मतलब सारा बिजनेस देख रखा है ए ने। ए इज अ वर्किंग पार्टनर। क्या बोलते हैं उसको, वर्किंग पार्टनर। एक वर्किंग पार्टनर है, ये बिजनेस के अंदर काम भी करता है, रोज आता है, बिजनेस संभालता है, सब कुछ करता है, जबकि बी ने पैसा लगाकर छोड़ रखा है, वो अपने दूसरा काम देख रहा है, बी इस बिजनेस में नहीं आता। अब ए ने कहा, डिमांड करने लगा, भाई देखो तुमने भी पैसा लगाया, पैसा मैंने भी लगाया, तुम कहीं और काम कर रहे हो, तुम आते नहीं उस बिजनेस में, मैं तो काम कर रहा हूं ना, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब ये बात दोनों ने तय करी कि यार हाँ बात तो सही कह रहा है यार, पैसा दोनों ने सेम लगाया है, पैसा दोनों ने सेम लगाया है। ए काम कर रहा है पर बी उस बिजनेस में काम नहीं करता, उसने बस पैसा लगाया, पैसा इसने भी उतना लगाया, उसने भी उतना लगाया। तो ये हिस्सेदारी गलत नहीं है, क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा काम करने के, मैं भी नहीं कर रहा, मुझे एक्स्ट्रा काम करने को कुछ मिलेगा, तभी तो मैं भी चाहूंगा कि हाँ यार हो। तो इन्होंने डिसाइड करा कि ये पुराना एग्रीमेंट के अंदर कुछ करते हैं चेंजेस। क्या डिसाइड करा इन्होंने, इस पुराने एग्रीमेंट में करते हैं चेंजेस। और चेंजेस को लॉ में क्या कहा जाता है, अल्टरेशन। क्या कहा जाता है, अल्टरेशन। पुराने एग्रीमेंट को चेंज करके क्या कहा जाता है, चेंजेस जब हम करते हैं तो अल्टरेशन। और इन्होंने पुराना एग्रीमेंट चेंज करके एक नया एग्रीमेंट बनाया, इधर भी नया एग्रीमेंट बनाया, नया नहीं बनाया, उसी एग्रीमेंट में चेंज कर दिया। उस एग्रीमेंट बस चेंज इतना सा करा, एग्रीमेंट नया पूरा नहीं करा, उस एग्रीमेंट सिर्फ चेंज करा, और चेंज करा है सिर्फ एक जगह, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब 60-40 कर दी, पहले 50-50 थी, अब 60-40 कर दी। अब मुझे बताओ, क्या पुराना एग्रीमेंट पूरा कैंसिल करके नया बनाया है, सिर्फ चेंजेस करा है, पुराने में सिर्फ चेंजेस करा है? फर्क समझ में आ रहा है? एक क्या होता है, पुराना एग्रीमेंट को खत्म करा, नया बना लिया। एक क्या होता है, पुराने एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करा है। जब दोस्तों पुराना एग्रीमेंट खत्म करके नया बनाते हैं उसको कहते हैं नोवेशन, और जब पुराने एग्रीमेंट में करके चेंजेस उसको कहते हैं अल्टरेशन। क्या कहते हैं उसको, अल्टरेशन। अब ये पुराना एग्रीमेंट देखा जाए तो बेकार है, इसको हम क्या कर देंगे, डिस्चार्ज। पुराना एग्रीमेंट खत्म और उसके बाद नया एग्रीमेंट एज अ न्यू पीएसआर के हिस्से बनेगा। तो अगर हम पुराने एग्रीमेंट में चेंज करके दूसरा एग्रीमेंट बना रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, ला रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, तो हम उस केस के अंदर क्या कहते हैं, अल्टरेशन कहते हैं इसको। ये खत्म हुआ अल्टरेशन की वजह से, डिस्चार्ज हुआ अल्टरेशन की। और जब हम पुराना एग्रीमेंट टोटली खत्म करके नया पार्टनर लेकर आ रहे हैं, दूसरा पार्टनर लेकर आ रहे हैं, 3-4 पार्टी और लेकर आ रहे हैं, और एक डिफरेंट नया बिल्कुल न्यू लेकर एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो उसको कहते हैं नोवेशन। तो नोवेशन में फर्क क्या होता है, नोवेशन में हम क्या करते हैं, पुराना एग्रीमेंट खत्म करके नया बनाते हैं, जबकि अल्टरेशन में पुराना एग्रीमेंट खत्म नहीं करते टोटली, उसमें कुछ चीजों को चेंजेस करते हैं बस, और कुछ नहीं। पार्टी सेम रहती है, पार्टी में कोई नया पार्टी नहीं आती। अल्टरेशन के अंदर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप और मैं पार्टनर है ना, अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं ना, तो ये अल्टरेशन हुआ दोस्त।
तीसरी पार्टी आएगी तो हमें वो एग्रीमेंट खत्म करके नया बनाना होगा, ये हो गया नोवेशन। फर्क है, हम दोनों उस एग्रीमेंट के अंदर अगर चेंजेस कर रहे हैं तो अल्टरेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, अल्टरेशन। अल्टरेशन होता है सिमिलर पार्टी से, कोई दूसरी नई पार्टी नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। अगर एडमिशन हो गया, पार्टनर नया आया, पार्टनर कोई छोड़कर जा रहा है या पार्टनर की डेथ हो गई, तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों क्या बोलेंगे, नोवेशन कहेंगे, नोवेशन कहेंगे। नोवेशन और अल्टरेशन में फर्क समझ में आया। नोवेशन का मतलब क्या होता है, जब एग्रीमेंट, पुराना एग्रीमेंट खत्म करके नया बनाया जा रहा है, चाहे वो सिमिलर पार्टी से बनाया गया हो नया, चाहे वो डिफरेंट पार्टी से बनाया गया हो, नया बना रहे पुराना खत्म करके। और जब अल्टरेशन का मतलब क्या हुआ, पुराना खत्म नहीं कर रहे, पुराने में ही कुछ चेंजेस करके उसको चेंज कर दे रहे हैं, बस अल्टरेशन। बस वो सिमिलर पार्टी से होना चाहिए, नई पार्टी अगर आ रही है तो फिर वो अल्टरेशन नहीं, नोवेशन है। सिमिलर पार्टी के अंदर ही उसका एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करे तो वो क्या हो गया, अल्टरेशन करा, कि आपने एग्रीमेंट अल्टरेशन कर दिया। अब पढ़िए इधर, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ एग्जिस्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट पहले से था उसकी जगह पर नया कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इसको कहते हैं नोवेशन, ठीक है जी। इट डिस्चार्ज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट था उसको डिस्चार्ज कर देता है। द न्यू कॉन्ट्रैक्ट मे बी बिटवीन द सेम पार्टीज, जो पार्टीज पहले से कॉन्ट्रैक्ट में थी उनके बीच में भी नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या बिटवीन डिफरेंट पार्टी, या दूसरी पार्टी भी आ सकती है। नोवेशन कैन टेक प्लेस ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी। भाई किसी पार्टनर को एडमिट करना है, कोई पार्टनर छोड़ कर जा रहा है, तो सभी की कंसेंट लेनी जरूरी है, और ऐसे ही करते थे पार्टनरशिप वाले चैप्टर में। अल्टरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वन और मोर टर्म्स। यार आपके एग्रीमेंट में 10 टर्म्स है, कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है 10, उसमें से हम 9 को चेंज करो, इसको अल्टरेशन थोड़ा कहते हैं, भाई खत्म करना उसको, 9 को चेंज कर रहा है तू, अबे खत्म कर नया बना। पर अगर 1-2 में अगर चेंज करना है तो खत्म करने की नहीं बस अल्टरेशन कर दो, चेंज कर दो। वो कहते हैं ना यार भैया मेरी शर्ट अल्टरेशन कर देना, जरा मेरी शर्ट के अंदर थोड़ा फिटिंग कर देना, फिटिंग मतलब अल्टरेशन ही तो होता है ना। तो क्या कहते हैं, जब आपके एग्रीमेंट के अंदर 1 या 2 टर्म्स को, टर्म्स मतलब टर्म्स एंड कंडीशन वाले टर्म्स को चेंज करना होता है, तो उस केस के अंदर उसको अल्टरेशन कहा जाता है। In case of novation, there may be change of party, while in case of alteration, party remains same, but there is change in the terms of contract. नोवेशन के केस के अंदर पार्टी में भी चेंजेस आ जाते हैं, नोवेशन के केस के अंदर पार्टीज में चेंज आते हैं, जबकि अल्टरेशन के अंदर पार्टी वो ही रहती है, सिर्फ टर्म्स बदलते हैं, अंदर के टर्म एंड कंडीशन चेंज होता है, वो भी एक दो दोस्तों। अब आता है रेसेशन और नमेशन। अब आता है रेसेशन और रेमिशन। रेसेशन का मतलब सिंपल लिखा है कैंसिलेशन, सिंपल, ठीक है ना। रेसेशन का मतलब क्या लिखा है, कैंसिलेशन। जब भी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं उसको बोलते हैं रेसेशन हो गया। रेसेशन का मींस कैंसिल कर देना, सिंपल। भाई मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, मैं कैंसिल कर रहा हूं, आप भी कह रहे हो ठीक है कैंसिल कर दो, खत्म। कैंसिलेशन मींस रेसेशन, ठीक है। तो रेसेशन मींस कैंसिलेशन, ऑल एज सेम ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में बी कैंसिल, रेसेशन रिजल्ट इन अ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर बोलते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो क्या बोलोगे लॉ की लैंग्वेज में, कॉन्ट्रैक्ट रेसेशन हो गया। कैंसिल इज अ इंग्लिश लैंग्वेज, रेसेशन इज अ लॉ लैंग्वेज। तो रेसेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब सारी टर्म्स को कैंसिल कर दिया जाता है उसको रेसेशन कहते हैं, और अब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। आगे रेमिशन का मतलब क्या है, रेमिशन मींस एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेस और परफॉर्मेंस दैट इज एक्चुअली ड्यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंसीडरेशन फॉर द रेमिशन। तो क्या बोला, रेमिशन, मान लो आपने घर बनाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भैया मुझे ना 3 मंजिल घर बनाना है, ठीक है जी। अब आपके कॉन्ट्रैक्ट ने 3 मंजिल घर बनाया, कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट 3 मंजिल घर बनाया, सब कुछ करा। बाद में उसने ये कहा कि मैं बाहर पे पेंट नहीं करूंगा, वो आपका। अब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि बाहर पे भी पेंट करना है, वो कह रहा है जी मैं नहीं करूंगा भाई बाहर पे पेंट नहीं करूंगा, बाकी सारा अंदर अंदर सब पेंट करूंगा पर घर के बाहर पेंट नहीं करूंगा, ऐसा बोला उसने। तो आपने क्या करा, चलो ठीक है यार कोई बात नहीं हम करवा लेंगे, अब ज्यादा बहस क्या करनी है इसमें, कितना का ही हो जाएगा बाहर का पेंट। आपने कहा चलो ठीक है सर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, यहाँ पर बाहर का पेंट हम देख लेंगे। तो एक्चुअली उसको बाहर का पेंट करना था एज पर कॉन्ट्रैक्ट, बट आपने उससे कहा कि चल कोई बात नहीं यार, तुम्हारे को कह रहा जी मेरे को बहुत घाटा हो गया है इस साइट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मेरा लॉस हो गया, मटेरियल का रेट इतना बढ़ गया था, मैं क्या करता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पे इतना पैसा है नहीं, वो मना करने लगा।
जबकि कॉन्ट्रैक्ट जब हमारे और उस कॉन्ट्रैक्टर के बीच में बना था, उसने लिखा था कि मैं हर जगह पेंट करूंगा, अंदर बाहर हर जगह पेंट करूंगा, सब कुछ काम करो, उसने बाहर के पेंट के लिए मना कर दिया। हमने कहा सर कोई बात नहीं, समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं, आपने जितना काम करना था आपने बहुत कुछ काम छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, कम में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी चीजों को, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअली ड्यू क्या था, ठीक, और आपने लेसर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली, उससे जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो हम उसको बोलते हैं रेमिशन। क्या बोलते हैं उसको, रेमिशन। कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर से था उसमें बाहर का पेंट और अंदर का पेंट दोनों था, उसने बाहर के पेंट के लिए मना कर दिया, आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, चलो बाहर का पेंट हम करवा लेंगे, आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और कहा चलो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं, जितना आपने करना था आपने 95% कर दिया, हम 5% छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं, आपने एक्सेप्ट कर ली चीजों को। तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, क्या अगली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा परफॉर्म करा, नहीं, लेसर परफॉर्मर करा, जितना करना था मतलब एक्चुअली जो ड्यू था उससे कम परफॉर्म करा और अगली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ वो एक्चुअल परफॉर्मेंस द्वारा नहीं होगा, क्यों, एक्चुअल परफॉर्मेंस तो पूरा परफॉर्मेंस करनी होती है, वहां लेसर परफॉर्मेंस है, पूरी नहीं करी, करी पर कम करी, अटेम्प्टेड भी नहीं है, अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करते नहीं है, एक्चुअल में अटेम्प्ट होती है बस। फर्क समझ में आ रहा है आपको, क्या हो रहा है, एक्चुअल, अटेम्प्टेड और रेमिशन। एक्चुअल के अंदर एक पार्टी और दूसरी पार्टी पूरा परफॉर्म करती है कॉन्ट्रैक्ट को, एक्चुअल हटा दो। अटेम्प्टेड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता, अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, परफॉर्मेंस की 1% भी स्टार्ट नहीं होता। रेमिशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को 90 या 95% परफॉर्म कर दिया जाता है और 5% के लिए मना कर दिया जाता है और अगली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो कोई बात नहीं, तो इसको बोलते हैं रेमिशन। डिफरेंस समझ में आया तीनों में। तो रेमिशन का मतलब क्या है, रेमिशन का मतलब है कि रेमिशन मींस एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस, इसको काट दो, और को लेसर परफॉर्मेंस दैट व्हाट इज एक्चुअली ड्यू, दैट व्हाट इज एक्चुअली ड्यू, जितना करना था उससे कम करा परफॉर्म पर अगले पर्सन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको कहते हैं रेमिशन। कॉन्ट्रैक्ट अब भी खत्म हुआ, उन्होंने कहा भाई साहब चलो कोई बात नहीं, आपका लॉस हो रहा है, मैं दिख रहा है, आप रहने दीजिए, हम करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खत्म करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अपने आप अपने घर जाओ अपने। तो अब हमने देखा यार जितना तो करना था, हमने आपस में बात करे कि करना तो बाहर का भी था, उसने नहीं करा, चलो कोई नहीं, क्या कर सकते, खत्म तो खत्म करा ना आपने, तो रेमिशन से डिस्चार्ज हुआ वो, एक्चुअल परफॉर्मेंस से नहीं, रेमिशन से कहेंगे। अगला वेवर क्या होता है, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। वेवर का मतलब क्या होता है, जब एक पार्टी अपना अधिकार को क्या कर देती है, गिव अप कर देती है। वेवर मीन्स गिव अप और फॉरगोइंग सर्टेन राइट्स, अपने अधिकार को गिव अप छोड़ देती है। व्हेन अ पार्टी एग्री टू गिव अप इट्स राइट कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, जब अपने अधिकार उसका फोरगॉन हो जाता है, छूट जाता है या छोड़ देती है पार्टी, तो ऐसे केस के अंदर उसको वेवर कहा जाता है, उससे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो ए बी की पिक्चर बना रहा था, बी बैठा हुआ था और ए उसकी पिक्चर बना रहा था, ठीक है। अब ऐसा समझो कि मान लो एक पर्सन है, एक पिक्चर मेकर के पास जाता है और कहता है मेरी पिक्चर बना दो आप, कहता है जी बैठ जाइए आप, वो बैठता है, वो पिक्चर बना रहा होता, काफी टाइम हो जाता है, बना नहीं पाता, बहुत टाइम लग जाता है, वो कह रहा है भाई मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत टाइम हो गया मैं बैठा हुआ यहाँ पर, 1-2 घंटे हो गए तुमसे पिक्चर नहीं बनी, मैं जा रहा हूँ। वो कह रहा है सर बनने वाली, मैं बना ही नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से कैंसिल हुआ, वेवर की वजह से। किस वजह से कैंसिल हुआ जी, वेवर की वजह से कैंसिल हुआ, क्योंकि अब वो जो पिक्चर बनाने वाला पर्सन है वो बना नहीं पाएगा उसकी पिक्चर, क्या वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पर्सन जिसकी पिक्चर बन रही थी वो उठकर चले गया अपना। दैट इज कॉल्ड अगले पार्टी, जो पार्टी पिक्चर बना रही थी उसने अपना अधिकार खो दिया, राइट खो दिया, पिक्चर बनाने का अधिकार खो चुका है, वो अब बाउंड भी नहीं है किसको बनानी है, क्योंकि वो पार्टी जो जिसको बनानी थी वही चले गई, वो क्या कहेगा, चले जा भाई, नहीं बना रहा तो मत बना, ठीक है जी। वेवर का मतलब क्या होता है, देखिए लिखा है ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर ऑफ बी आफ्टरवर्ड फॉरबिड, रिफ्यूज, मना कर दिया कि भाई मत बना, मैं जा रहा हूं घर, मेरा काम है। ए इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, अब ए को ये नहीं कहेगा, वो केस नहीं कर देगा वो पिक्चर बनाने वाला कि भाई साहब इसने मेरे पिक्चर नहीं बनवाई, मैं तो बना रहा था बैठकर, ये भाई साहब पिक्चर नहीं बना रहे, केस करो उसपे। वो कहेगा भाई केस बस नहीं, तू उठ के गया था, हम तो नहीं मना कर रहे थे, हम तो बना रहे थे, तू ही चले गया, तेरे को जल्दी होती, जा, मैं कोई बाउंड नहीं है बनाने के लिए, तू नहीं कह सकता। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, हमारा वेवर से डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो। तो इस तरीके से चैप्टर खत्म हो गया दोस्त, चैप्टर इज द एंड, ठीक है सर। तो यहां पर मैंने सारा पढ़ा दिया, एक बार आप जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए